हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड आफ्टर द पार्ट वन ऑफ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। मोस्ट ऑफ द क्वेरीज आर रिलेटेड टू द सेकेंड पार्ट कि आप और क्वेश्चंस लेके आइए पार्ट टू में और हमें बताइए कि किस तरीके से जो है क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं और इट हेल्प्स अस इन दी वैलिड एंड ट्रू असेसमेंट ऑफ आवर नॉलेज। तो आप सभी के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ और आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है, ऑप्शंस को देखना है और जो है चैट सेक्शन में आंसर देना है मुझे। Before that, I would like you all to subscribe my YouTube channel, Success Classes, and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, for daily quizzes and for regular updates regarding PhD admission and assistant professor vacancies. You can also follow us on Facebook, and you can also follow us on Telegram, and the link of website, Facebook page and Telegram is given in the description box. आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी नेसेसरी इन, किसमें हाइपोथेसिस बनाना नेसेसरी नहीं होता, ज़रूरी नहीं होता। सर्वे स्टडीज़, फैक्ट फाइंडिंग, हिस्टोरिकल स्टडीज़, नॉर्मेटिव स्टडीज़ या एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। ये हम लोग पढ़ चुके हैं अपने रिसर्च एप्टीट्यूड में भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको नेट जेआरएफ में भी प्रिपेयर करेंगे, साथ ही साथ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट अगर आप देने वाले हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हाइपोथेसिस किस में नहीं बनाते हैं? हिस्टोरिकल स्टडीज़ विल बी द करेक्ट आंसर। हिस्टोरिकल स्टडीज़ जो होती है इसमें हम लोग हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं और साथ ही साथ जो है हम जर्नलाइज करते हैं हिस्टोरिकल स्टडीज़ में। अगर क्वेश्चन होता है कि इनमें से किस में हम जर्नलाइज करते हैं तो हिस्टोरिकल स्टडीज़ तो आंसर होता ही होता। जर्नलाइजेशन हिस्टोरिकल स्टडीज़ में होता है। पुरानी जो चीज़ें होती हैं, जो पास्ट रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, तो वहाँ पे हाइपोथेसिस बनाने की ज़रूरत नहीं होती। वेरेज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है, बिकॉज अक्सर हम हिस्टोरिकल और डिस्क्रिप्टिव को कंपेयर करते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम जो मेथड ऑफ रिसर्च फॉलो करते हैं दैट इज़ सर्वे स्टडीज़, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और इसमें हम जो है हाइपोथेसिस बनाते हैं। नॉर्मेटिव स्टडीज़ में भी हमने डिस्कशन किया था। नॉर्मेटिव स्टडीज़ क्या होता है? नॉर्मेटिव स्टडीज़ भी वेरी मच सिमिलर टू सर्वे ही होता है। इसमें हम सर्वे करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बेसिस पे डाटा एनालिसिस करते हैं। और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में तो हम सब जानते हैं, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और इसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं, तो उसमें भी हाइपोथेसिस बनाना होता है हमें। तो हिस्टोरिकल स्टडीज़ में हाइपोथेसिस बनाना इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, फिर जनरलाइजेशन हम करते हैं, तो एक हमको इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। लॉजिक ऑफ इंडक्शन इज़ वेरी क्लोज टू इंडक्शन डिडक्शन, आपने पढ़ा होगा। मेथड्स ऑफ रीजनिंग होते हैं, उसमें लॉजिक ऑफ डिडक्शन जो होता है, लॉजिक ऑफ इंडक्शन जो होता है वो किससे रिलेटेड है? लॉजिक ऑफ सैम्पलिंग, लॉजिक ऑफ ऑब्जर्वेशन, लॉजिक ऑफ कंट्रोल वेरिएबल या नन ऑफ द अबव। आपको बस उस सीक्वेंस को याद रखना है जो लॉजिक ऑफ डिडक्शन या डिडक्टिव रीजनिंग या जो इंडक्टिव रीजनिंग में यूज़ होता है। द करेक्ट आंसर इज़ ए, लॉजिक ऑफ सैम्पलिंग। इसका आंसर ए इसीलिए है बिकॉज हम जो है इंडक्शन या इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग में हम सैम्पल्स लेते हैं बहुत सारे, और सैम्पल्स के बेसिस पे हम कोई ना कोई थियोरी बना लेते हैं, है ना। हमने कोई फैक्टर देखा या हमने कोई सैम्पल्स देखे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सैम्पल्स वी जस्ट मेड अ थ्योरी, और उसको हम प्रूव करते हैं इन द लॉजिक ऑफ डिडक्शन। ठीक है, तो लॉजिक ऑफ डिडक्शन में हम ऑब्जर्वेशन भी यूज़ करते हैं, बिकॉज उसका सीक्वेंस यही होता है। मैं आपको बता देता हूँ, थ्योरी जो बनी होती है उसको कि हम प्रूव कर रहे हैं। मैं यहाँ डिडक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, लॉजिक ऑफ डिडक्शन या डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में। थ्योरी के बाद हम क्या करते हैं? हाइपोथेसिस बनाते हैं डिडक्टिव रीजनिंग में, देन हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और एट लास्ट हम करते हैं कंफर्मेशन कि ये थ्योरी सही है या नहीं, या हर सिचुएशंस में एप्लीकेबल हो रही है या नहीं हो रही है। और लॉजिक ऑफ कंट्रोल वेरिएबल, जिसमें हम जो भी आउटसाइड वेरिएबल्स होते हैं, एक्सटर्नस वेरिएबल होते हैं, जो कि हमारे रिसर्च को अफेक्ट कर सकते हैं, उनको हम कंट्रोल करते हैं। सो बिकॉज ऑब्जर्वेशन इज रिलेटेड टू डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्शन, सो सैम्पल्स के बेसिस पे हम जो है इंडक्शन करते हैं, हम उनको देखते हैं सैम्पल्स को, और उसके बेसिस पे हम उनके जो गतिविधियाँ हो रही होती हैं या जो उनमें जो चेंजेस हो रहे होते हैं उसके बेसिस पे हम एक थ्योरी जनरेट करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज लॉजिक ऑफ सैम्पलिंग। While writing research report, a researcher must not use the numerical figures in numbers in the beginning of sentences, must arrange it in logical
topical and chronological order, must compare his results with those of other studies, yeah, all of the above. रिसर्च रिपोर्ट लिखते वक्त रिसर्चर को क्या क्या ध्यान में रखना है? करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। हर फैक्टर को उससे देखना है, न्यूमेरिकल फिगर्स या नंबर से उसको सेंटेंसेस की शुरुआत नहीं करनी है, ये हमको पता चला। उसके बाद हमें अरेंज करना है लॉजिकल, टॉपिकल एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है उन्हें, और मस्ट कंपेयर द रिजल्ट्स विद दोज ऑफ द अदर स्टडीज़, और हमें कंपेयर करना है रिसर्च रिपोर्ट लिखते वक्त अपने रिजल्ट को दूसरे रिजल्ट से, और फिर हमें उसको इवेलुएट करना है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स रिसर्च रिपोर्ट में आते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर होगा। All causes non-sampling error except, non-sampling error इनमें से सब में होता है सिवाय एक को छोड़ करके। होता क्या है नॉन सैम्पलिंग एरर? नॉन सैम्पलिंग एरर होता है जिसमें एरर अकर होता है एट द टाइम ऑफ डाटा कलेक्शन, और जो आपका, क्योंकि डाटा कलेक्शन में कुछ एरर है जिसकी वजह से जो ट्रू रिजल्ट होता है वो नहीं आ पाता। कलेक्ट गलत करते हो, या उस कलेक्शन के बाद आप जो है कोई रॉन्ग टूल यूज़ कर देते हो, तो वो सब चीज़ें नॉन सैम्पलिंग एरर में आता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, इनएडिक्वेट सैम्पल। बाकी सारी के सारे आपके नॉन सैम्पलिंग एरर है। फॉल्टी टूल ऑफ मेजरमेंट, मेजर ही आपने गलत तरीके से किया है। नॉन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ही नहीं दिया किसी सैम्पल ने आपको, तो उससे भी आपका जो है रिजल्ट डिविएट कर सकता है, या कलेक्शन में ही कुछ डिफेक्ट हो गया। पर इनएडिक्वेट सैम्पल आपने गलत ले लिया, तो ये एक नॉन सैम्पलिंग एरर नहीं है। ठीक है, तो इसमें से ए सी एन डी इज कंसिडर्ड एज नॉन सैम्पलिंग एरर, वेयर एज इनएडिक्वेट सैम्पल में आपने सैम्पल गलत लिया, तो ये सैम्पलिंग एरर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे स्टडी एम्स एट, सर्वे स्टडीज में क्या होता है? नोइंग फैक्ट्स अबाउट द टू एग्जिस्टिंग सिचुएशन, कंपेयरिंग द प्रेजेंट स्टेटस विद द स्टैंडर्ड नॉर्म्स, क्रिटिसाइजिंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, या आइडेंटिफाइंग द मीन्स ऑफ इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। इसमें एक एलिमिनेट कर दोगे आप तो आपका जो है आंसर आने वाला है। एलिमिनेशन भी हो सकता है, और धीरे धीरे एलिमिनेशन आप कर सकते हो। इसमें फोर्थ एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज फोर्थ एक्शन रिसर्च के बारे में बता रहा है, आइडेंटिफाइंग द मीन्स ऑफ इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। बाकी सारे के सारे सर्वे स्टडीज़ के बारे में आपको बता रहे हैं। नोइंग द फैक्ट अबाउट द टू एग्जिस्टिंग सिचुएशन, हम फैक्ट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। कंपेयरिंग द प्रेजेंट स्टेटस विद द स्टैंडर्ड नॉर्म्स, प्रेजेंट स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं। और क्रिटिसाइजिंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, एग्जिस्टिंग सिचुएशन को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम सर्वे स्टडीज़ में करते हैं, बिकॉज यू नो दी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप कह सकते हो मेथड ऑफ रिसर्च जो होता है वो सर्वे स्टडीज़ होता है। तो हम यही करते हैं, हम प्रेजेंट सिचुएशन को जो है स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, या एग्जिस्टिंग सिचुएशन को क्रिटिसाइज करते हैं, या टू एग्जिस्टिंग सिचुएशन को जो है उसके बारे में फैक्ट्स जानते हैं। ये सारी की सारी क्वालिटीज़ जो है सर्वे स्टडी की होती हैं, एक्सेप्ट फोर, बिकॉज फोर्थ इज रिलेटेड टू एक्शन रिसर्च। A researcher wants to study the future of the Congress in India. For the study, which tool is most appropriate for him? Questionnaire, schedule, interview, या rating scale? फ्यूचर ऑफ कांग्रेस जानना है उसको, तो क्या टूल अपनाएगा फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा? क्वेश्चन इज मोस्ट कन्वीनियंट क्वेश्चनेयर, बिकॉज आप क्वेश्चनेयर आजकल गूगल फॉर्म बन जाता है, गूगल फॉर्म आप टेलीग्राम पे और जगह जगह व्हाट्सएप और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आप शेयर कर देते हो, फिर इंसान उसको फिल करके आपको सबमिट करता है, और यू जस्ट कलेक्ट द डाटा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटा यू यूज टू कंडक्ट योर रिसर्च। ठीक है, तो क्वेश्चनेयर विल बी द करेक्ट आंसर। शेड्यूल इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ पे शेड्यूल नहीं कर पाएंगे। इंटरव्यू तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इंटरव्यू 1-to-1 होता है, एंड इट इज़ वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग, और रेटिंग स्केल इज़ ऑल्सो नॉट दैट मच अप्रोप्रिएट। सो क्वेश्चनेयर विल बी द अप्रोप्रिएट टूल फॉर स्टडिंग द फ्यूचर ऑफ कांग्रेस इन इंडिया, कि कांग्रेस का आगे क्या क्या फ्यूचर है। तो अपने हिसाब से आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उसको इनकॉर्पोरेट करके क्वेश्चनेयर बना सकते हो, और बहुत अच्छा मीडियम भी होता है। मोस्ट ऑफ दी जो आप कह सकते हो रिसर्चेज होती हैं दैट यूजेस क्वेश्चनेयर एज देयर टूल ऑफ डाटा कलेक्शन। सो क्वेश्चनेयर इज द करेक्ट आंसर। शेड्यूल वगैरह कुछ बनाना ये होता है शेड्यूल में, तो इट्स नॉट पॉसिबल। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव मतलब अलग अलग जा रहा है ऐसे, दिस इज नेगेटिव। बहुत इजी आंसर है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर।
An increase in population will lead to shortage of food grains. Poor intelligence means poor achievement in school. Corruption in India is increasing. A poor working condition retards output. ए करेक्ट आंसर है. इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स. जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे आपके फूड ग्रेन कम होते जा रहे हैं. बी क्या बोल रहा है? पुअर इंटेलिजेंस मीन्स पुअर अचीवमेंट इन स्कूल. पुअर इंटेलिजेंस से पुअर होता है. दिस इज नॉट नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव बिकॉज बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. करप्शन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग. करप्शन इंक्रीज हो रहा है, ये भी नहीं है. करप्शन जैसे से इंक्रीज हो रहा है इंडिया में, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ नेगेटिव कोरिलेशन. पुअर वर्किंग कंडीशन रिटार्ड्स आउटपुट. पुअर वर्किंग कंडीशन से आपका आउटपुट गिरता है, ये भी आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है. तो ए विल बी द करेक्ट आंसर. The per capita income of India from 1950 to 1990 is 4 times. This study is social, horizontal, longitudinal या factorial. कौन सी स्टडी होती है ये? लॉन्गिट्यूडनल विल बी द करेक्ट आंसर. लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, हम एक ही डाटा को लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या करते हैं, देखते रहते हैं, इवेलुएट करते रहते हैं. ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है. इसमें पर कैपिटा इनकम लिया हुआ है, एक कॉमन वेरिएबल, और उसको आप 1950 से 1990 तक क्या कर रहे हो, आपने देखा, फिर आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि इट इज़ 4 टाइम्स. ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जिसमें हम एक सिंगल डाटा लेते हैं और फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसको हम उसके ऊपर हम स्टडी करते रहते हैं. 9-year-old children are taller than 7-year-old one. It is an example of vertical studies, cross-sectional studies, case studies, and experimental studies. 9 साल का बच्चा 7 साल के बच्चे से लंबा है. क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ विल बी द करेक्ट आंसर. क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में एक चीज़ याद रखो, एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो. अभी बताओ आप, अभी देखा हम लोगों ने 9 साल का बच्चा 7 साल के बच्चे से जो है लंबा है. पर लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, इट इज़ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ नॉट फॉर अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम. पर क्रॉस सेक्शनल सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम होता है. ठीक है, और उसमें जो एक ही वेरिएबल को लंबे समय तक लेते हैं, पर यहाँ पे हम एक से ज़्यादा वेरिएबल जो है ले सकते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे 9-year-old चाइल्ड लिया और यहाँ पे 7-year-old लिया. सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में क्रॉस सेक्शनल स्टडी यूज़ होती है. सो दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो ऑन, यू कैन से, द एक्सपेक्टेड MCQs ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड. हमें बहुत कुछ सीखने को ही मिलता है रिसर्च एप्टीट्यूड, या जो भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ते हैं, हमें कुछ नई चीज़ें होती हैं. और साथ ही साथ अगर हमने वो चीज़ पढ़ी हुई है तो हमारे काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं. इसलिए आप पूरा वीडियो देखा करिए. आप लोग के बेनिफिट के लिए ही जो है वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं. और आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिससे उनका भी नॉलेज अपलिफ्ट हो. और ऐसे ही अपने लाइक्स और कमेंट्स से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ करते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ वेरी नाइस डे अहेड.